नमस्कार, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी आयुष और मेरे साथ एक सवाल भी है और वो सवाल आज हमारे शो की वॉल पर है। विराट को आखिर हुआ क्या है? और ये सवाल सिर्फ हमारा नहीं है, आयुष का नहीं है, बल्कि उन करोड़ों क्रिकेट फैंस का है जो पुणे के मैदान पर नजर बनाए हुए थे। इस उम्मीद से थे कि आज जब दूसरे दिन का खेल शुरू होगा तो सबसे ज्यादा केंद्र में जो रहेंगे विराट कोहली रहेंगे और वो अपनी बल्लेबाजी से इस मैच में भारतीय टीम को स्कोर बोर्ड पर वहां तक लेकर जाएंगे जहां से न्यूजीलैंड की टीम जो है वो बैकफुट पर जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। विराट कोहली 1 रन बनाकर आउट हो गए हैं। पूरी खबर आपको बताएंगे, इस खबर पर बातचीत भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले यही बताते हैं कि किस तरह पुणे टेस्ट में भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर जो है वो एक बार फिर फेल हुआ है और कई बल्लेबाज जो है, जो बड़े बल्लेबाज हैं, वो सस्ते में निपट गए। दूसरे दिन का खेल जब शुरू हुआ तो शुभमन गिल आउट हुए, विराट कोहली आउट हुए, यशस्वी जायसवाल आउट हुए, ऋषभ पंत आउट हुए। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो चिंता की बात है वो ये कि विराट कोहली आउट हुए, वो भी सिर्फ 1 रन बनाकर, और वो भी बोल्ड हुए। किसी भी बल्लेबाज के लिए, विराट कोहली के कद के बल्लेबाज के लिए यह स्कोर कहीं ना कहीं हताश करने वाला है और भारतीय फैंस के लिए तो ये कहानी है ही है। आयुष, आप भी क्रिकेट खेलते हैं और मैं अगर गलत हूं तो मुझे सही करिएगा आप। जो भी व्यक्ति खुद को बल्लेबाज मानता है और वो बल्लेबाज की हैसियत से टीम में खेलता है, वो और किसी तरह आउट हो जाना चाहे, बोल्ड नहीं होना चाहता। बोल्ड होने का सीधा मतलब है कि आप गेंद की लाइन को समझ ही नहीं पाए कि गेंद की लाइन क्या थी, और शायद ये मतलब इससे बड़ी गलती एक बड़े बल्लेबाज के लिए कुछ नहीं हो सकती। आप बोल्ड होते तो आप शायद बोल्ड के बाद शायद एलबीडब्ल्यू होगा, अगर जहन में लाइए तो। बोल्ड कैच हो जाए, कोई एक एज लग जाए, फर्स्ट स्लिप में, सेकंड स्लिप में हो जाए, कुछ फॉरवर्ड शॉट लेग पे हो जाए, कुछ हो जाए, लगता है चलो यार कोई बात नहीं। या जैसे रोहित शर्मा की जो वो गेंद थी जिसपे वो बोल्ड हुए, वो गेंद ही ऐसी पड़ जाए तो अलग बात है। लेकिन विराट कोहली जिस तरह से आउट हुए स्पिनर के खिलाफ, बोल्ड होना 1 रन पर, संकेत तो अच्छे नहीं है सर। और बात घूम फिर के वहीं पे आ जा रही है कि स्पिनर जो है वो लगातार दिक्कत दे रहे हैं इनको। बार बार ये हम बात कह रहे हैं और हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, आंकड़े भी ये बयान कर रहे हैं। जैसे ही थोड़ी सी स्पिनिंग ट्रैक बनती है पुणे की, आप देखिए विराट कोहली किस तरीके से छटपटाने लगे। वो जो 9 गेंदें उन्होंने खेली हैं 1 रन बनाने के लिए, कंफर्टेबल कहीं नजर नहीं आए, बॉल थोड़ी लो रह रही थी। और स्पिनर्स को लेके मतलब क्या माइंडसेट हो चुका है उनका, ये जहन में नहीं आ रहा है। बहुत ज्यादा बैकफुट पे जा रहे हैं और नो डाउट बोल्ड होना सबसे मतलब टेक्निकली अगर आप बात करें तो एज ए बैट्समैन सबसे खराब बात है, क्योंकि आपने लाइन को पूरी तरीके से मिसजज कर दिया। अगर आप लाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं तो यहां पे एज अ बैट्समैन टेक्निक आपकी पूरी तरीके से फेल हुई है। और यहां पे विराट कोहली जिस तरीके से आउट हुए, स्पेशली वो विकेट गिरने के बाद उम्मीद थी कि विराट कोहली आएंगे, एक बेसिक 50, 60, 70, 100 रन की एक पार्टनरशिप लगाएंगे, भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में ले जाएंगे। क्योंकि भूलिए मत, इस मैच में चौथी पारी टीम इंडिया को खेलनी है और अगर अभी स्पिनर्स ये हाल है तो उस समय क्या हाल होने वाला है ये हमें बिल्कुल भी पता है किस तरीके से इंडियन विकेट्स खेलती हैं। और बिल्कुल विराट कोहली ने पूरी तरीके से निराश किया है। मुझे लगता है सर ये बोल्ड होना, जो बार बार बातें हो रही हैं उस पर एक तरीके से टिक मार्क लगा देता है कि भाई ये बॉक्स टिक हो गया। मतलब जो अफवाहें उड़ रही थी कि स्पिनर्स वाकई में परेशान कर रहे हैं, उस चीज पे एक तरीके से उस बॉक्स पर टिक लगा दिया गया है इस मैच के ये बोल्ड होने के बाद। बिल्कुल, और टिक लगा दिया गया है, लेकिन ये टिक तो भारतीय टीम को पता था। ऐसा नहीं है कि ये भारतीय टीम के लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है, उसकी जानकारी में नहीं था कि पिच पे टर्न होगा, या ये उसकी जानकारी में नहीं था कि न्यूजीलैंड की टीम में भी स्पिनर्स हैं, या ये उसकी जानकारी में नहीं था कि न्यूजीलैंड के स्पिनर्स जो हैं उनकी बॉल भी टर्न करेगी, थोड़ा लो बाउंस रहेगी, क्योंकि विकेट ही ऐसी है। ये सब कुछ पता था भारतीय बल्लेबाजों को। वहां पर शायद सबसे जरूरी जो होता है, जो बेसिक है, कि आप थोड़ा वक्त बिताइए, आप थोड़ा सा वक्त दीजिए अपने आप को और उसके बाद फिर रन अपने आप बनना शुरू होंगे। यहां शायद वो इंटेंट ही नहीं दिखाई दिया। मतलब जैसे आप ये सोच कर गए कि विकेट टर्न करेगी, विकेट बाउंस में लो बाउंस रहेगा और मैं आउट हो जाऊंगा। ये वही वाली बात है कि जैसे नाकामी का डर जब आपको लगातार सता रहा हो तो वही होता है। अब आ जाते हैं विराट कोहली को लेकर, इस संदर्भ में बात करते हैं। पिछला मैच हमने देखा, वहां की विकेट तो नहीं थी, ना तो लो बाउंस थी और ना ही वहां पर आपने देखा हो कोई कि वहां टर्न ऐसा हो रहा हो। वहां तो अच्छा बढ़िया बाउंस हो रहा था, फास्ट बॉलर्स को मदद मिल रही थी, वहां भी रन्स नहीं आए थे विराट कोहली के। यानी ये ठीक है कि आप हर मैच में विराट कोहली से शतक की एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए, आप हर मैच में विराट कोहली से अर्धशतक की भी एक्सपेक्टेशन मत कीजिए। लेकिन एक बल्लेबाज के नाते जो टीम में बल्लेबाज की हैसियत से खेल रहा है, जो उसका करियर का औसत है, उस औसत के आसपास तो जाए, क्योंकि सिर्फ वही रन नहीं बनाएगा, वो एक पार्टनरशिप डेवलप करेगा। और यहां पर विराट कोहली की जो जिम्मेदारी थी, मतलब उन्होंने 1 रन बनाया, ये तो चलिए एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि उनके आउट होते ही वो जो बाकी बल्लेबाज हैं, जो वो उनके अंदर जो पैनिक होता है ना, वो भी हुआ और नतीजा आधी टीम आपकी पवेलियन में है।
बिल्कुल सर। और मतलब विराट कोहली वो एक पॉइंट है मिडिल ऑर्डर का, नंबर 2 पे उतर, मतलब 4 नंबर पे बल्लेबाजी करते हैं। और ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि विराट जब आउट हुए तो उसके बाद एक मैसेज जाता है ड्रेसिंग रूम में बाकी बल्लेबाजों में कि भाई विकेट जो है ना वो वाकई में टर्न कर रही है, विराट नहीं खेल पा रहे हैं तो क्या। और मुझे लगता है कि सर यहाँ पे विराट की जिम्मेदारी थी बिल्कुल। और इस पॉइंट से तो मैं सबसे ज्यादा एग्री करूंगा, आप शतक मत बनाइए, ठीक है, आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं है हर मैच में, ये विकेट भी थोड़ी टफ है, उस तरीके की विकेट नहीं है, यहाँ पे सेंचुरी लगाना इतना आसान नहीं है, लेकिन आप अपने एवरेज के आसपास तो रहिए। आप अगर 40, 45, 48, 50 रन बनाएंगे तो सामने से बिल्कुल 50-60 रन वो भी बनेंगे। और वहां पे दिक्कत फंस जाती है जब विराट कोहली ये काम नहीं कर पाते हैं। और ये पहली बार नहीं, हम बार बार देख रहे हैं विराट कोहली आउट हो रहे हैं इस तरीके से। और नो डाउट सर, जिस इंटेंट की आपने बात की, मुझे लगता है कि डबल माइंडसेट के साथ आए थे। यूजुअली विराट इस तरीके का खेलते हैं नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी जब वो आए, जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजों को खेला, ये समझ में आ रहा था कि भाई उनका जो इंटेंट है वो उनके दिमाग में एटलीस्ट ये चीज़ चल रही है कि हाँ बॉल टर्न करने वाली है, वो टर्न के लिए बिल्कुल रेडी होना चाह रहे थे। जब आप डबल माइंडेड होते हैं एज अ बैट्समैन, आपके दिमाग में 2-3 चीज़ें चल रही होती हैं, तो शायद आपसे इस तरीके की गलतियां हो जाती हैं और शायद तभी आपका फोकस हटता है और आप लाइन को पूरी तरीके से मिस करते हैं और बोल्ड हो जाते हैं। वरना मतलब कौन कहेगा सर कि 16 साल से पूरे क्रिकेट पे राज करने वाला खिलाड़ी, ऐसा तो है नहीं कि स्पिन शुरू से इनकी कमजोरी थी, बहुत सारे शॉट्स थे जो अब इन्होंने खेलने भी बंद कर दिए हैं। जैसे पहले सर जो कलाइयों का इस्तेमाल करते थे, ये रिस्ट वर्क जो इनका स्ट्रांग होता था, अब वो भी चीजें नहीं देखने को मिलती हैं। कहीं ना कहीं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि मुझे वी में ही खेलना है बस। और मुझे लगता है कि आप वी में खेलिए, लेकिन जब अपने शॉट्स को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो वो शायद दिक्कत देता है। और मुझे लगता है विराट कोहली का माइंडसेट स्पिन बॉलर्स को लेके फिलहाल यही हो चुका है सर। बिल्कुल। और 2000 पहले तो आपको बता देते हैं एक जरूरी जानकारी कि आयुष जी को थोड़ा जुकाम है आज, तो इसीलिए आप इनकी आवाज़ जो थोड़ा वो भरी भरी सी आ रही है वो इसीलिए आ रही है। मुझसे कह रहे थे शो के दौरान, मतलब शो के दौरान कहीं छींक आ जाएगी तो क्या होगा। मैंने कहा छींक लीजिएगा, वैसे भी भारतीय टीम का कुछ अच्छा तो हो नहीं रहा है, तो उसमें कोई मतलब टुटका भी नहीं होने वाला, अपशगुन भी नहीं होने वाला। खैर, 2015 का डेब्यू है मिचेल सेंटनर का, और 2015 तक क्रिकेट की जो रिकॉर्ड बुक है उसमें विराट कोहली का नाम बड़ा मजबूती से दर्ज हो चुका था। 2015 तक आते आते तो वो भारतीय टीम के बड़े खिलाड़ियों में स्टार थे, और उसके कुछ साल बाद तो वो कप्तान भी बन गए थे, कुछ महीनों बाद बल्कि। तो वो खिलाड़ी जो ये भूल कर खेल रहा है कि उसके पास क्या तजुर्बा है और उसके सामने वाले गेंदबाज के पास क्या तजुर्बा है, शायद कहीं ना कहीं वो जो उधेड़ बुन है ना, वो विराट कोहली को परेशान कर रही है। वरना हम कौन ही होते हैं उनकी तकनीक पर बोलने वाले। 80 शतक उन्होंने ऐसे नहीं बना लिए। खेलना क्रिकेट उनको किस बेहतर तरीके से आता है ये पूरी दुनिया को पता है, लेकिन मुश्किल परिस्थितियां जब आती हैं तब वो किस तरह से इन दिनों नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, या कहें या जो उनका रोल है टीम को लेकर चलने का वो नहीं कर पा रहे हैं, ये एक दिक्कत की बात है। इस टेस्ट से मैच से पहले अगर आप जाएंगे, पिछले मैच में एक पारी में वो 0 पर आउट हुए थे, एक पारी में उन्होंने 70 रन बनाए थे। उससे पहले बांग्लादेश की सीरीज में आप चले जाएंगे तो 47 रन और 29 रन की पारी है। उससे पहले और एक मैच में चले जाएंगे बांग्लादेश खिलाफ ही, तो 6 रन और 17 रन की पारी है। यानी वो जो बड़े स्कोर हैं, ट्रिपल फिगर है, वो तो नहीं ही आ रहा है, और भी अच्छे स्कोर जिससे कि आप पारी को मजबूती दे सकें, उस तरह के स्कोर भी बनाने में हाल फिलहाल में वो बहुत एवरेज अगर आप निकाल लेंगे तो ज्यादा बार नाकाम हुए हैं, कम बार वो सक्सेसफुल हुए हैं। चलिए और बताते हैं आपको किस तरह से अभी भी भारतीय टीम के हाथ में ये मैच है, किस तरह से भारतीय टीम अब भी लड़ाई लड़ रही है, और अब तैयारी वही है। अभी भी जो बात रोहित शर्मा ने कही थी कि हम अभी भी लड़ना जानते हैं, खड़े होना जानते हैं, इसीलिए शुरुआती झटके के बाद भी बड़े लक्ष्य पर भारत की नजर है। अब हम आपके सामने जो लक्ष्य रख रहे हैं, 400 से ज्यादा रन बता रहे हैं भारतीय टीम बनाना चाहेगी। अब आप चौंकिएगा इसलिए नहीं, बताएंगे किस तरह से बन सकते हैं। 259 रन बनाए थे न्यूजीलैंड की टीम ने, और भारतीय टीम अगर 400 रन बनाती है तो जाहिर सी बात है उसकी जो बढ़त होगी वो तकरीबन 150 रन की होगी। यही उसकी ख्वाहिश है, लेकिन ये ख्वाहिश पूरी होती बहरहाल दिख नहीं रही है, क्योंकि जिस तरह से जो बैटिंग जिस तरह से हुई है, जिस तरह से बैटिंग हुई है, उसके बाद जो है वो ये समस्या अब गहराती जा रही है। अब 400 रन जो है वो टेढ़ी खीर। दिक्कत की बात तो है सर, जिस तरीके के मतलब बल्लेबाजों का प्रदर्शन है समझ नहीं आ रहा है, और सरफराज भी आउट हो गए इसी बीच। दिक्कत लगातार बढ़ती जा रही है भारतीय बल्लेबाजों की, और मतलब 400 का जो टारगेट है सर, थोड़ा सा आप कहेंगे कि अब अनरियलिस्टिक लग रहा है। देखिए अगर सरफराज होते तो फिर आप ये कह सकते थे कि चूंकि उनके पास वो सारे शॉट्स हैं जो स्पिनर से खिलाफ आप एक शस्त्र की तरह इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप वो रिवर्स स्वीप कह लें चाहे स्वीप कह लें, तो वो एक बल्लेबाज थे। फिर उसके बाद आपके पास ये भी था कि चलो अभी अश्विन है आपके पास, फिर आपके पास अभी जडेजा है, तो आप ये और वॉशिंगटन सुंदर, भूलिएगा नहीं वॉशिंगटन सुंदर अभी 150 रन करके आ रहे हैं रणजी ट्रॉफी में। तो अगर एक पार्टनरशिप हो जाती 100 रन के आसपास की ना, और वो स्कोर बोर्ड पे जो अभी
जो प्रेशर है वो प्रेशर रिलीज हो जाता, तब शायद वो जो हम कह रहे थे कि 400 के आसपास पहुंचना चाहेगी भारतीय टीम, तब वो रियलिस्टिक लग रहा था। अभी भी देखिए क्रिकेट है और कुछ भी हो सकता है। पिछले मैच में आपने देखा किस तरह से टीम सऊदी ने एक पार्टनरशिप कर दी और ठीक ठाक पार्टनरशिप 100 रन से ज्यादा की हो गई, उसी वजह से मुकाबला, उसी वजह से आप मैच हार गए। बिल्कुल, तो वो आप किसी चीज को नकार नहीं सकते हैं, लेकिन जो अब संभावनाएं हैं वो संभावनाएं बहुत कम हो गई हैं, क्योंकि 100 रन के भीतर भीतर अब जो है वो 6 विकेट गिर चुके हैं भारतीय टीम के। अभी इन्होंने जिक्र किया कि उसी वजह से मैच हार गए थे। आपको याद दिला देते हैं पिछले मैच में हुआ क्या था। पहला टेस्ट मैच जो है न्यूजीलैंड की टीम जीत चुकी है। दिखाइए जरा वो जानकारी, जिससे हम बता सकें कि किस तरह से बेंगलुरु में भारतीय टीम को झटका लगा था और पुणे में अब ये मैच किस लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, जहां पर एक बार फिर बल्लेबाजों ने हमारी लेट डाउन किया है, कह लें नाक कटाई है, थोड़ा सा साख पर सवाल उठे हैं और वो उठेंगे भी। और जो खतरा है वो यही है कि चौथी पारी में बल्लेबाजी जो है वो भारतीय टीम को करनी है। मतलब यहां तो जो अभी पहली पारी में ही समस्या आ रही है, दूसरी पारी में मतलब दूसरी पारी जो मैच की है और भारत की पहली पारी, मैच की जो चौथी पारी होगी उसमें भारतीय टीम को खेलना है। और किस तरह से भारतीय टीम वहां पर सामना करेगी, जैसे पिछले मैच में हुआ था कुछ वैसा होगा, ऐसा उम्मीद करनी चाहिए अगर आप भारतीय क्रिकेट टीम के फैन हैं तो। लेकिन हाँ, अब एक तरीके से अब आप इस टेस्ट मैच में कहीं से भी ड्राइविंग सीट पर नहीं है आयुष। अब तो पहले आप उनकी टीम को उस पे लाइए कि आप कम से कम वहां तक पहुंचिए जहां तक वो पहुंचे, यानी 259 रन तो बनाइए, ताकि जब वो बैटिंग करने आए तो उनके पास कोई बढ़त ना हो। फिर दिखाइए आप अपने स्पिन का कारनामा, उनको समेट दीजिए 100, 125, 150 रन के भीतर, फिर शायद आप कहिए कि हाँ हमारे पास ऐसे बल्लेबाज हैं जो बना देंगे इतने रन। लेकिन अभी फिलहाल जो पहला मिशन है, अब वो मिशन 400 नहीं रह गया है, अब वो मिशन 260 हो चुका है, मिशन लेवल। हाँ, मिशन लेवल भी कह सकते हैं, क्योंकि बस अब लगभग 160 रन अभी भी हम पीछे हैं और पहली तो बिल्कुल 4 विकेटें हमारी बची हैं। 100 रन के अंदर 6 विकेट गिर जाती हैं। यहां से 400 की एक्सपेक्टेशन तो अनरियलिस्टिक हो जाएगी, नो डाउट। लेकिन बल्लेबाज हैं अभी भी। अगर जडेजा अश्विन एक 50-60 रन की भी पार्टनरशिप करते हैं, सर ने बताया कि वॉशिंगटन सुंदर हमारे पास हैं अभी और डोमेस्टिक सीजन उनका बेहतरीन गया है, वहां रन बना के वो लगातार आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी भारतीय टीम को लेवल अप करने की जरूरत है। और सर जिस तरीके से स्पिन हो रही है विकेट पे, जिस तरीके से घुमाव मिल रहा है गेंद को, मुझे लगता है कि तीसरे दिन ही मैं टेस्ट मैच खत्म होते देख रहा हूं सर। और आज ही अगर भारतीय टीम की दूसरी बार बल्लेबाजी आ जाए, इसमें भी कोई शक और शुबा की बात नहीं है, क्योंकि पहला सेशन अगर इस तरीके का गुजर रहा है तो शायद न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को भी दिक्कत होगी। और पहले दिन से पिच रिपोर्ट में भी हमने आपको बताया था कि पहले दिन से, पहले ओवर से स्पिनर्स को मदद मिलेगी, घुमाव मिलने वाला है। और वहां जब इस तरीके की गेंदबाजी होगी तो हमेशा दिक्कत आएगी। लेकिन ये नहीं पता था कि भाई इंडियन बल्लेबाजों को ही ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। न्यूजीलैंड ने फिर भी 259 रन बना लिए स्कोरबोर्ड पे। पहले ऐसा लगा कि शायद 259 थोड़ा सा कम बनाया, कम से कम 100 रन कम बनाए हैं। पहली पारी का एडवांटेज जो लेना था वो नहीं ले पाए। लेकिन अब लगता है सर कि 259 जो उन्होंने बनाए वो एक डिसेंट टोटल था, मोर देन इनफ है। जिस तरीके की गेंदबाजी वो कर रहे हैं और जैसे भारतीय टीम को क्रम्बल डाउन करते जा रहे हैं, बल्लेबाजी का एक जो कोलैप्स हमने देखा है, जिस तरीके से लगातार विकेटें गिरती जा रही हैं, दिक्कत है भारतीय टीम के लिए। पहला अब टारगेट यही होगा कि आप पहले बराबरी तक पहुंचिए और कोशिश ये करिए कि 150 से ज्यादा का चौथी पारी में लक्ष्य आपको ना मिले। वरना सर जिस तरीके की टर्न डे 2 पे है, 4th इनिंग में क्या होगा हम सबको पता है। और फिर वहां भारतीय टीम 2-0 से पीछे ना हो जाए सीरीज में। बिल्कुल। और आप देखिए, अगर जो आपने भी कहा कि शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो जल्दी आउट हो गई, लेकिन अब वही स्कोर डिसेंट टोटल लगने लगा है। उस डिसेंट टोटल को थोड़ा सा अगर हम डिटेल करेंगे ना आप आयुष, तो आप पाएंगे वहां 2 हाफ सेंचुरीज हैं। एक कॉन्वे के ऊपर हाफ सेंचुरी है और मिडिल ऑर्डर में आप रचिन रविंद्र की हाफ सेंचुरी देखेंगे। एग्जैक्टली यही होना चाहिए था भारतीय टीम। मुश्किल अगर आई तो ऐसा तो नहीं बिना बताए आई आपको, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, आपको पता था कि ये सब कुछ होगा। यहां पर आपको 2 बल्लेबाज ऐसे चाहिए। अभी भी अगर रविंद्र जडेजा और आर अश्विन या वॉशिंगटन सुंदर, 3 आप नाम ऐसे ले सकते हैं जो हाफ सेंचुरी बनाने के लायक हैं। इन्होंने सबके सब 2 तो ऐसे हैं जिनके नाम टेस्ट क्रिकेट में शतक है। तो आप अभी भी इस टेस्ट मैच में अगर अपने आप को बनाए रखना चाहते हैं, लड़ाई में रखना चाहते हैं, वरना वो पिछले मैच वाला हाल ना हो जाए। पिछले मैच में क्या था कि आप पहली पारी में इतना डाउन हो गए थे कि फिर आपने रन बनाए दूसरी पारी में 400 के आसपास, लेकिन फिर भी आप मैच नहीं जीत पाए। तो यहां पर जितना आप जाएंगे, जितना बराबर कर पाएंगे 259 के आसपास, इस वक्त आपका इकलौता लक्ष्य होना चाहिए कि 259 के आसपास पहुंचा जाए। और उसके बाद जो आपने कहा वो एक जो फटाफट यही बता देते हैं कि क्या क्या स्कोर रहा है। देखिए, विराट कोहली, रोहित शर्मा तो कल ही आउट हो गए थे 0 पर, और उसके बाद यशस्वी जायसवाल ने 30 रन बनाए, शुभमन गिल ने 30 रन बनाए। अब ये दोनों बल्लेबाज ऐसे थे जिन्होंने ठीक ठाक समय क्रीज पर बिताया है। और
यशस्वी जायसवाल ने 60 गेंद खेली हैं, शुभमन गिल ने 72 गेंद खेली है, यानी आराम से आप जोड़ेंगे तो इन्होंने ठीक ठाक वक्त क्रीज पर बिताया, लेकिन उसके बाद विकेट फेंक कर गए हैं। ऋषभ पंत आप कुछ नहीं कह सकते, उनका खेलने का एक अंदाज है, आपको उस अंदाज को ही स्वीकार करना पड़ेगा। आप कई बार उनको अप्रिशिएट करेंगे, कई बार आप उनको हो सकता है क्रिटिसाइज करें या हो सकता है आप इग्नोर करें, लेकिन यही उनका तरीका है। वो जैसे एक दिन मैंने एक स्टोरी लिखी थी, उसमें मैंने लिखा था कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों के बिल बुक पर लिखा होता है ना, भूल चूक लेनी देनी, तो वो ऋषभ पंत का करियर भूल चूक लेनी देनी ही है। वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर उनके साथ हमेशा रहेगी ही। सरफराज खान 11 रन बनाकर आउट हुए। रविंद्र जडेजा और आर अश्विन फिलहाल खेल रहे हैं, दोनों स्पिनर्स हैं। एक चीज ये भी अच्छी है, स्पिनर्स को मतलब ये कोई कहीं लिखा हुआ नियम नहीं है, लेकिन कम से कम एक एक्सपेक्टेशन रहे, एक समझ में तो आता है, उनको बेहतर समझ में आता है कि अच्छा ये बॉल अगर इतना नीचे मैं फेंक रहा हूं और ये इसकी उछाल है तो ऐसा विरोधी टीम के गेंदबाजों को भी होगा, तो शायद थोड़ा सा बेहतर रीडिंग है। अब वही वाली बात है, देखिए पिछले मैच में हार के बाद हम लोगों ने कितने शोज में कहा कि टीम का संतुलन बहुत अच्छा है, टीम में सामंजस्य बहुत अच्छा है, टीम में खिलाड़ी आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे को बैक करते हैं। अब ये फिर एक बार वो कैरेक्टर को टेस्ट करने का समय आ गया है। टेस्ट क्रिकेट में कैरेक्टर भी टेस्ट हो जाएगा। आप कितना क्लोज जा पाते हैं, आप मैच में कितना भारतीय टीम को वापस ले आ पाते हैं, इसकी जिम्मेदारी अब बल्लेबाजों पर नहीं, गेंदबाजों पर है पूरी तरीके से सर। और गेंदबाजों को ही बल्लेबाजी भी करनी है और गेंदबाजों को ही गेंद से भी मुकाबला जिताना है। मतलब ये मैच अब पूरी तरीके से फिलहाल अगर आप बात करें तो इंडियन गेंदबाजों का हो चुका है। जडेजा और अश्विन किस तरीके से खेलते हैं, वॉशिंगटन सुंदर का आना बाकी है। मतलब प्रॉपर अभी 3 बल्लेबाज आप कह सकते हैं कि आपके पास बचे हुए हैं, लेकिन वो किस तरीके से खेलते हैं, इस विकेट पे कैसा खेल सकते हैं, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। वैसे अश्विन भी आउट हो गए अब इसके बाद तो अब सर क्या ही बोले। अब वॉशिंगटन सुंदर जिनके लिए मैच अब एक लास्ट, मतलब कहते हैं ना कि हर जगह से एक होप निकालने वाली बात है, तो उनके लिए मैच बहुत अच्छा जा रहा है। 6 विकेटें उन्होंने सर ली, 7 इनफैक्ट विकेट ली, और उम्मीद करेंगे कि जैसे 7 विकेटें ली हैं, बल्लेबाजी में भी एक 50 अगर आ जाती तो बहुत हद तक हम पास पहुंच जाते मुकाबले के। सर मुझे लगता है कि ये जो कोलैप्स हुआ है, इसके 3 मेन कल्प्रिट अगर हमें निकालने हो, वैसे तो सब आउट हुए, रोहित शर्मा भी आउट हुए नो डाउट, लेकिन वो ड्रीम डिलीवरी टाइप की थी जिस तरीके से आप एक नए बॉल से कराना चाहते हैं। मैं अगर कल्प्रिट्स देखूं सर तो मुझे लगता है कि 3 सबसे बड़े कल्प्रिट होंगे, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और विराट कोहली। हाँ, मतलब इसमें सीक्वेंस चेंज कर दीजिए, विराट कोहली को सबसे पहले ले आइए। हाँ। और मेरा ये मानना है सर कि हालांकि मैं इस सीक्वेंस में नहीं रखूंगा किसी भी नए बल्लेबाज के लिए, चाहे वो विराट कोहली क्यों हो, थोड़ा टफ होता है, ठीक है, आपसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, लेकिन सर जब आप 60 बॉल और 72 बॉल दोनों खेल चुके हैं, उसके बाद आपको अपने विकेट पे वो प्राइस टैग लगाना पड़ेगा। आपको पता है, आप चूंकि 10 ओवर 12 ओवर लगभग इस विकेट पे बिता चुके हैं, आपको पता है कि विकेट कितनी ज्यादा टर्न कर रही है, और आपको ये भी पता होगा कि कोई भी नया बल्लेबाज अगर आएगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उसके लिए दिक्कत होने वाली है, और वो इतना ईजी नहीं होगा खेलना उसके लिए। यहाँ पे दोनों में से चलिए एक कोई आउट हो जाता, लेकिन दूसरे बल्लेबाज को एटलीस्ट वहां पे टिकना था। मुझे लगता है एक सेट बैट्समैन का होना, और शायद न्यूजीलैंड ने जो काम किया, टॉप ऑर्डर में एक कॉन्वे रह गए, एक रचिन रविंद्र मिडिल ऑर्डर में रह गए, और देखिए स्कोर कहां पहुंच गया। शायद वही गलती भारतीय टीम से हुई, और मुझे लगता है कि 3 बड़े कल्प्रिट्स मेरे हिसाब से यही होने चाहिए कि यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और विराट कोहली। मुझे लगता है कि आप इस बात से एग्री करेंगे सर। बिल्कुल, जब आप टेस्ट क्रिकेट की मूल परिभाषा पर आएंगे तो ये परिभाषा यही कहती है कि कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां क्यों ना हो, टेस्ट क्रिकेट है तो मुश्किल परिस्थितियां होंगी ही। आप चलिए यहाँ की बात छोड़ भी देते हैं कि बहुत लो बाउंस है, बॉल टर्न कर रही है, आप यही मैच ऑस्ट्रेलिया में लेके चले जाइए, चाहे साउथ अफ्रीका में लेके चले जाइए, चाहे न्यूजीलैंड में लेके चले जाइए, जहां पर कहीं सीम हो रहा होगा, कहीं स्विंग हो रहा होगा, कहीं बाउंस ज्यादा हो रहा होगा, लेकिन अगर आपने 40-45 मिनट से लेके 1 घंटे तक क्रीज पर बिता लिया है, तो फिर बड़े से बड़ा खिलाड़ी जो होता है, खासतौर पर सुनील गावस्कर के स्टेचर के जो प्लेयर्स होते हैं, वो बहुत नाराज होते हैं अगर आप आउट होकर चले आए। आउट आप तब भी होंगे, ऐसा नहीं कभी आउट ही नहीं होंगे, लेकिन मुश्किल परिस्थिति में आपका कैरेक्टर टेस्ट होता है कि आप किस तरह से अपने विकेट का प्राइस लगाते हैं, कैसे आप अपने विकेट की कीमत लगाते हैं, और कैसे आप गेंदबाज को विरोधी टीम के आप जज कीजिए। आप असल में बड़ी चीज क्या है ना, देखिए अब वही वाली बात शुरू हो जाएगी, हमारे सब्सक्राइबर्स कहेंगे कि ये अब देखो बुरा हो रहा है तो बुराई कर रहे हैं। एक चीज तो हमें मानना पड़ेगा, जो वो डिफेंस की टेक्निक थी ना, जो फ्रंट फुट डिफेंस होता था, वो फ्रंट फुट डिफेंस पूरे के पूरे दुनिया में, मतलब सिर्फ भारत में नहीं, क्रिकेट की दुनिया से ही वो फ्रंट फुट डिफेंस बाहर होता जा रहा है। और मतलब बहुत रेयरेस्ट बल्लेबाज होंगे आज की तारीख में। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि अगर आपसे मैं कहूं कि 10 बल्लेबाज ले आइए जो आपको फ्रंट फुट पर डिफेंस करके दिखाएं बढ़िया, आप नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि हैं ही नहीं बल्लेबाज। जो बल्लेबाज हैं उनको आप आउटडेटेड करार देते हैं, आउट ऑफ फैशन करार देते हैं, आप कहते हैं बहुत बोरिंग कर दिया इन्होंने टेस्ट मैच को। लेकिन इस तरह के मैचेस में
अब आप सोच के देखिए, यहां पुजारा होते, मान लेते हैं, हाइपोथेटिकल है लेकिन पुजारा होते, वो आउट नहीं होते। वो मतलब आप इस पे क्या ही कोई गारंटी देगा कि आउट नहीं होते, लेकिन वो इस तरह से आउट नहीं होते। वो चाहे आप 100 गेंद खेलकर उनके नाम के आगे 25 रन देखते, लेकिन वो रहते वहां पर। क्यों? क्योंकि उनको वो कला आती है, और वो कला धीरे 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 तमाम वजहों से, उसमें एक वजह तो मैंने बताई ही कि भाई जहां आपने फ्रंट फुट डिफेंस के 3-4 अच्छे नमूने दिए, तुरंत वो आईपीएल में जो आपका प्राइस टैग ना वो गिरने लगता है, होता है हो ये तो भाई साहब लगता है पक्का टेस्ट क्रिकेट खेलना है। तो वो जो किसी दूसरे टीम के अननोन खिलाड़ी के लिए जो 3 करोड़ 4 करोड़ और 5 करोड़ की बोली लग जाती है, आपके लिए फिर 50 लाख की बोली लगती है। वहीं पे एक ही बार वो उठती है तख्ती, उसके बाद फिर उठती ही नहीं है। लेकिन सर दोष किसको दे इसमें किसी को फॉरवर्ड डिफेंस अब पूरी दुनिया में ही खत्म होते जा रहा है। दोष इसमें देखिए, दोष नहीं, वक्त की बात होती है, वक्त के साथ बदलाव होते हैं। वक्त के साथ ये बदलाव आया है कि शायद अब क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में भी उस फॉरवर्ड डिफेंस की जरूरत ही लोग नहीं समझ रहे हैं। शायद हो सकता है आज से 20 साल बाद जब फिर आप बात कर रहे हो तो वो दौर भी आए जब फिर से उस तरह का क्रिकेट आया, हो सकता है वो भी ना आए। अब जो थोड़ा बहुत डिफेंस लोग करना जानते हैं, हो सकता है आपको रिंकू सिंह के जैसे बल्लेबाज या और आप नाम ले लीजिए, वो जो तेवतिया हैं, राहुल तेवतिया, तो राहुल तेवतिया, रिंकू सिंह जैसे बल्लेबाज हो सकता है आपको टेस्ट क्रिकेट में भी खेलते दिखाई दें और सक्सेसफुली खेलते दिखाई दें। बिल्कुल। देखिए एट द एंड ऑफ द डे जो सबसे बड़ी मूल चीज है, जो आपने कहा कि दोष किसको दें, दोष आप किसी को ना दें, आप इसको ऐसे समझे कि क्या पच रहा है, क्या पचा रहे हैं आप। अगर आप टेस्ट क्रिकेट में इस तरह की बल्लेबाजी को पचा ले रहे हैं, अगर आपको अच्छा, एट द एंड ऑफ द डे आप यूजर हैं, आपसे मतलब एक फैन, क्रिकेट फैन जो मैच देखने के लिए पैसे खर्च करके, समय खर्च करके जा रहा है, वो एंड यूजर है। अब अगर मेरा एंड यूजर टेस्ट क्रिकेट को ऐसे पचा रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है, उसके लिए आ रहा है, तो फिर ऐसे ही टेस्ट क्रिकेट होगा। अगर आना बंद कर देगा कि अगर नहीं साहब हमको तो मजा नहीं आ रहा, हमको तो चाहिए वो एक बैट्समैन ऐसा चाहिए जो आए और फिर वो 3 सेशन तक खड़ा होकर खेल जाए और रन बनाए 50, हमको देखना है वैसा मैच, तो हो सकता है वैसा मैच हो। तो ये डिमांड और सप्लाई का सारा चेन है। जिस तरह की डिमांड है उस तरह की सप्लाई है। खैर चलिए, क्रिकेट के डिमांड सप्लाई खेल से अब आगे बढ़ेंगे। अभी भी जैसा भाई हम तो उम्मीद की किरण की ही बात करेंगे, तो हमने शो तैयार किया था, सोचा था कि शो करेंगे 400 रन के इर्द गिर्द, वहां तक तो अब पहुंचते दिख नहीं रहे। अब सिर्फ वही वाली बात है कि आप 259 रन के कितने करीब पहुंच सकते हैं, क्या वहां तक पहुंच सकते हैं। कम से कम एक साझेदारी अगर हो जाए अच्छी तो इसकी उम्मीद कीजिए, वरना फिर देखते हैं दूसरी पारी में किस तरह से भारतीय टीम पलटवार करती है, कर पाती है या नहीं कर पाती है। क्योंकि अगर ये मैच हाथ से निकला तो नुकसान बहुत तगड़ा होने वाला है, सिर्फ इस सीरीज के लिहाज से नहीं बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से भी। वो नुकसान शायद भारतीय टीम अपना नहीं करना चाहेगी। यहां से देखना होगा किस तरह से वो वापसी करती है, लड़ती है, पलटवार करती है। सब कुछ जितने अच्छे और जोश बढ़ाने वाले, हौसले को बढ़ाने वाले शब्द होते हैं, वो सारे आप टीम इंडिया के साथ जोड़ दीजिए। अभी के लिए हमें और आयुष को दीजिए इजाजत। स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।